अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, अगर आप देखें तो पहले एमसीक्यूज की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है व्हेन एन एरोप्लेन मूव टूवर्ड्स एयरपोर्ट देन इट्स फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय रडार। ठीक है, अभी आप देखें तो ये एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, और जो टॉपिक बनता है ये है जी 8.11 डॉपलर इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब आपको पता है कि जब एरोप्लेन मूव करेगा टुवर्ड्स एयरपोर्ट, ठीक है, तो उसका लैम्डा जो है वेवलेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप इसी टॉपिक में साइड पे बनी हुई एक डायग्राम भी है, वो भी देख सकते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस तरह की और भी हैं, इसकी एप्लीकेशन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे बोर्ड में उसकी एप्लीकेशन से एक आधा एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाता है, जिसमें रडार है, सोनार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, इससे काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अगर आप देखें तो इस तरह का एमसीक्यूज कल वाले पे जो एक वीडियो थी हमने बनाई उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये है जी चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 से है जी एमसीक्यूज, और टॉपिक इसका बनता है जनाब 9.12। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का पोलराइजेशन, उससे ही एमसीक्यूज पूछा गया है। ठीक है, तो एक्स रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ये भी पोलराइज हो जाती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट भी पोलराइज हो जाती हैं, रेडियो वेव्स भी ईएम वेव्स हैं तो वो भी पोलराइज हो जाती हैं। साउंड वेव्स चूँकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, जबकि ये तीनों ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा पूछा जाता है, पोलराइजेशन से भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने पोलराइजेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आगे है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 अगर आप देखें तो ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये एमसीक्यूज है जनाब चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास 10.3। ठीक है, 10.3 टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अगर आप उसमें देखें तो वहाँ पे हम ये डिराइव करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, 1+d/f। ठीक है, समझ आ रही है। डी यहाँ पे डिस्टेंस है, नियर पॉइंट प्लस 25 सेंटीमीटर जो है ये आप लेते हैं, समझ आ रही है। और एफ जो है ये हमारे पास फोकल लेंथ होती है। ठीक है, m+d/f। तो ये एमसीक्यूज है और ये फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला टाइप एमसीक्यूज है, तो आपने फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगे स्टूडेंट्स चलें तो ये है एमसीक्यूज नंबर 4 चार्ल्स लॉ कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली। अगर आप देखें तो ये जो एमसीक्यूज है ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, और टॉपिक जो है ये है हमारे पास 11.1। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसी टॉपिक की एक्सटेंशन है लास्ट पे, जब हम टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डेवलप करते हैं, तो उसके बाद हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ वहाँ पे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसका मैथमेटिकल फार्मूला जब आप एंड पे निकालते हैं तो वो है V×T। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सॉरी। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अब ये भी फार्मूला टाइप पूछा गया सवाल। आगे चलें तो जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। ये एमसीक्यूज भी चैप्टर नंबर 11 से है स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक है 11.9। ठीक है, 11.9 से ये एमसीक्यूज पूछा गया है। द कार्नट साइकिल कैन बी शोन बाय। अब इसमें आपने ग्राफ बताना है कि वो ग्राफ जो आप वहाँ पे प्लॉट करते हैं कार्नट साइकिल बनाते हुए, ठीक है, जो रिवर्सिबल साइकिल आप बनाते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है। अगर आप देखें तो ये पीवी ग्राफ होता है। इसके लिए आप जब कार्नट साइकिल वाला कार्नट थ्योरम वाला टॉपिक खोलेंगे
तो उसमें आपको डायग्राम मिलेगी, ठीक है। उसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना है कि हमने कौन सी क्वांटिटीज़ को लिया। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने पूरी बुक के जो ग्राफ हैं वो अच्छे तरीके से देख लेने हैं। मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वो आपने देख लेना है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने क्लास 11 की फिज़िक्स को प्रिपेयर करने का तरीका देखा था, पेयरिंग स्कीम को एनालाइज किया था, प्रिपरेशन प्लान देखा था, टाइम कैसे मैनेज होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो में देखी तो आप इससे पहले जो है वीडियो वो देख सकते हैं। ऊपर भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है यूनिट ऑफ पावर इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट, ठीक है। तो बेस यूनिट के अंदर अब हमने देखना है कि पावर का क्या यूनिट होता है। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है जनाब, ये है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और टॉपिक है जनाब 4.4, ठीक है। 4.4 टॉपिक है। अब पावर जो होती है इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। और W बराबर होता है FD के, और नीचे आ जाएगा T, ठीक है। समझ आ रही है? तो आप इसको FV भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड से, तो ये यूनिट बन जाएगा पावर का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। अब ये जो एमसीक्यूज है ये है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है जी। और ये चैप्टर नंबर 1 में जो आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन मिलती है साइड पे, उसमें से पूछा गया। फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको साइड पे टेबल में अक्सर कहता हूँ पढ़ के जाने, तो ये टेबल से पूछा गया, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर है बुक पे 14 पेज पे आप देखेंगे तो फॉर योर इंफॉर्मेशन गिवन है, वहाँ से ये एमसीक्यूज पूछा गया है। तो जो कहता है कि कितना टाइम लगेगा लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में, तो वहाँ पे टेबल में ये 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, उसमें से एक ये है सन टू अर्थ 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन से इन्फो आपको एमसीक्यूज में पूछी गई है। आगे जो एमसीक्यूज है ये है 8th एमसीक्यूज, आर इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। ये एक स्पेस के अंदर बना हुआ वेक्टर है, अगर आप देखें तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से ये एमसीक्यूज पूछा गया है, ठीक है। और टॉपिक है यहाँ पे 2.1। 2.1 के अंदर हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं वेक्टर्स की, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं, उसमें आखिर पे टॉपिक है पोजीशन वेक्टर का। तो ये पोजीशन वेक्टर है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। टॉर्क हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन R एंड F इज। अब आप देखें तो ये एमसीक्यूज जो है ये भी चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, और टॉपिक है जनाब 2.4, ठीक है। अगर हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होता है RF साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और आपने उससे आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो इसकी एंगल पर डिपेंड करता है। और साइन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन 90 डिग्री पे 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तो जो टॉर्क है वो आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा विच इज RF पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा B 90 डिग्री, ठीक है जी। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 10। द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो ये एमसीक्यूज हमें पूछा गया है जनाब चैप्टर नंबर 3 से, और टॉपिक है जनाब ये 3.2, ठीक है। तो टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सिंपल सी बात। आगे है इस तरह के आप और भी टॉपिक हैं शुरू पे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 11, द रिलेशन I इज F क्रॉस डेल्टा T। यहाँ पे ऊपर वेक्टर का साइन आएगा क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर है, तो I भी वेक्टर होगा। ठीक है, असल में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की। ठीक है, तो ये है जनाब चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, और टॉपिक है जनाब 3.7। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है इम्पल्स का। जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करते हैं तो वहीं पे एक छोटा सा हेडिंग में टॉपिक आता है इम्पल्स। ठीक है, तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, तो ये आपने देख लेना। आगे है MCQ नंबर 12, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ टाइड्स इज। अब देखें ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 4 से MCQs, और टॉपिक है जनाब 4.8, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सोर्सेज से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपने ये पढ़ लेना है, इससे भी बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं। तो टाइड्स बेसिकली जो पैदा होती हैं ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, तो मून जो है वो इसका ओरिजिनल सोर्स है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहता है MCQ नंबर 13, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अंडर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखें ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंटर फोर्सेस कहलाती हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास करती हैं, लिहाजा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आपने पढ़ा है जब टॉर्क किसी बॉडी पे जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट। और ये जो MCQs आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है जनाब चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, और जनाब इसका टॉपिक है 5.7। ठीक है, टॉपिक है जी जनाब 5.7। आगे है जी 14 MCQs, द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लो फ्लाइंग सैटेलाइट पुट इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, ये भी बुक में फॉर्मूला डेराइव्ड है। ये आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 से MCQs, और टॉपिक है जनाब 5.10। ठीक है जी, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, T इज इक्वल टू 2πr/v। ठीक है, पेज है 116, सॉरी 130 पेज है या 116 है, इसको आपने देख लेना एक दफ़ा। आगे है जनाब 15 MCQs, द इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। अगर आप देखें तो ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया MCQs है। ठीक है, और ये टॉपिक है जनाब 6.3। ठीक है, जिसके अंदर आप टर्बुलेंट और लेमिनर फ्लो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये उसी के अंदर नीचे जो है उसने आइडियल फ्लूइड को डिस्कस किया है, क्योंकि हम जब भी फ्लूइड डायनामिक्स में जितनी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हम आइडियल फ्लूइड सपोज करके चलते हैं। आगे है जनाब 16, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू। सबसे सिंपल ये है जनाब चैप्टर नंबर 7, टॉपिक है 7.1, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज बयान की गई हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आएगा टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो इसका MCQ नंबर 8 ठीक होगा। चैप्टर आगे है 17, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रफ। और ये जो है ये MCQs दो तरह से पूछा जाता है, एक स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड के हवाले से, और एक वेव में मीन पोजीशन से अबव और बिलो। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 का MCQs है। ठीक है, और टॉपिक है इसका 8.1। ठीक है, जैसे मान लें कि ये हमारे पास मीन लेवल है तो एक वेव है। ठीक है, तो ये पोर्शन अबव है, ठीक है, टू द मीन लेवल, तो दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, और ये वाला नीचे है मीन लेवल के, तो दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज के MCQs थे, बहुत ही आसान MCQs थे। इसमें अगर आप देखें तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपने फार्मूले अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं, बुक की लाइंस अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, साइड इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है। ठीक है, सारी चीज़ें बुक से ही पूछी जाती हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें मुश्किल हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो आपने किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपना और अपने करीबी दोस्तों का, साथियों का, फैमिली का ख्याल रखिएगा और जम के पढ़ाई करते रहिएगा।
अल्लाह।